नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन पिछले साल हाथरस में हुए बलात्कार और हत्या के केस को कवर करने जा रहे थे। अक्टूबर में सिद्दीक कप्पन और 3 अन्य को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन पर यूएपीए की 2 धाराएं लगा दी गईं, राजद्रोह की भी धारा लगा दी गई। इस केस में अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। सिद्दीक कप्पन की मां 18 जून को गुजर गईं। सिद्दीक ने मथुरा कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई अब 5 जुलाई को होगी। अपने आवेदन में कप्पन ने कहा है कि मैं पत्रकार हूं, मैंने भारतीय प्रेस परिषद के परिभाषित दायरे से बाहर जाकर कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। सिद्दीक कप्पन 8 महीने 22 दिनों से जेल में बंद हैं। इन पर शांति भंग का भी आरोप लगा था कि कप्पन, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम 2 समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 6 महीने में भी पुलिस ये नहीं बता पाई कि ये लोग किस तरह से शांति भंग कर रहे थे। सबूत न होने पर मथुरा कोर्ट ने इस आरोप को रद्द कर दिया है। क्या अब भी आपको प्रमाण की जरूरत है कि किस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल लोगों को, पत्रकारों को बिना जमानत के जेल में सड़ाने के लिए किया जा रहा है? असम में भी अखिल गोगोई को इसी तरह के आरोप से एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस कहानी को समझने के लिए पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। 2019 के नवंबर, दिसंबर और 2020 की जनवरी, फरवरी में असम की यूनिवर्सिटी में आक्रोश फैल गया कि नागरिकता कानून के जरिए बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है, जबकि उनकी लड़ाई इस बात को लेकर थी कि सभी विदेशी नागरिक, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान हों, असम से जाएं। असम के मूल निवासियों को लगा कि यह कानून सांप्रदायिक है। असम का प्रदर्शन अलग अलग कारणों से हिंसक हो उठा। मंत्रियों के घर पर भी हमले हुए। इस कारण प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच होने वाला शिखर सम्मेलन तक रद्द हो गया। लंबे समय तक गृहमंत्री भी असम का दौरा नहीं कर सके। देश के दूसरे हिस्सों में नागरिकता कानून के प्रदर्शन को उकसाने की बहुत कोशिश हुई। गोलियां चलवाई गईं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। उत्तर भारत और शेष भारत में यह आंदोलन संवैधानिक प्रदर्शन का नायाब उदाहरण बनता जा रहा था। भारत के किसी भी आंदोलन में इतने व्यापक पैमाने पर संविधान की प्रस्तावना का दैनिक पाठ नहीं किया गया होगा। उत्तर भारत का गोदी मीडिया इस आंदोलन को केवल मुसलमानों का बता रहा था, जबकि असम के आंदोलन के कारणों पर चुप्पी लगा गया। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को भड़काने की कितनी कोशिशें हुई। शाहीन बाग के आंदोलन पर गोली चलाने की कोशिश हुई, उसे लेकर तरह तरह के भड़काऊ बयान दिए गए, लेकिन हिंसा नहीं हुई। आंदोलनकारी जानते थे कि हिंसा से उनका मकसद पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए वे संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर रहे थे। उनके आंदोलन का प्रतीक संविधान की किताब थी। वहां से कई किलोमीटर दूर पूर्वी दिल्ली के इलाके में दंगा होता है। दिल्ली में जो दंगा हुआ, उससे किसका मकसद पूरा हुआ, आप समझ सकते हैं। उस दंगे के बहाने जो गिरफ्तारियां हुई, उससे किसका मकसद पूरा हुआ? इस आंदोलन के खिलाफ गोली मारो के नारे लगाने वाले भी थे, जिनकी ना तो गिरफ्तारी हुई, ना यूएपीए लगाया गया। लेकिन हिंसा के बहाने उन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इस आंदोलन के समर्थक थे और प्रदर्शन में शामिल थे। उनमें से कईयों पर यूएपीए लगा दिया गया। दशकों हिंसक संघर्ष के बाद जिस असम के लिए नागरिकता कानून लाया गया, उस कानून के आने के बाद जब असम में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तो कानून लाने वाली बीजेपी ने घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया। चुनावी भाषणों में इससे दूर रही। चुनावी मजबूरी आई तो तमिलनाडु में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज करने वाली बीजेपी की सहयोगी एआईएडीएमके के मुख्यमंत्री ने 1500 केस वापस ले लिए। 1500। ऐसा तो बाकी राज्यों में भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल असम में हुई हिंसा के बहाने कई ऐसे लोगों पर यूएपीए लगा दिया गया, जिन्हें बाद में सबूतों के अभाव में बरी करना पड़ रहा है। अखिल गोगोई के मामले में एनआईए कोर्ट के जज प्रांजल दास ने अपने फैसले में कहा है कि रिकॉर्ड पर जो दस्तावेज पेश किए गए हैं और जिन पर चर्चा हुई है, मैं सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सभी साक्ष्यों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के इरादे से आतंकी कार्रवाई की गई।
या लोगों को आतंकित करने के इरादे से आतंकी कार्रवाई की गई। इसलिए अखिल गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने का कोई मामला नहीं बनता है। पूरे देश को पता था कि नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर भी आतंक से जोड़ा गया ताकि इसके बहाने गोदी मीडिया आपको डिबेट में उलझाए रखे और आयोजकों को लंबे समय तक, समर्थकों को भी जेल में डालकर आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। अखिल गोगोई पर झाबुआ थाना और चांदमारी थाना में केस दर्ज हुआ। दोनों में यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। झाबुआ थाना केस में एनआईए कोर्ट ने अखिल गोगोई, जगजीत गोहेन और भूपेन गोगोई को बरी कर दिया है। 12 दिसंबर 2019 से लेकर आज तक इन लोगों को ऐसे आरोपों के तहत जेल में रखा गया, जिसे साबित करने के लिए एनआईए जैसी पेशेवर जांच एजेंसी भी सबूत पेश नहीं कर पाई। शिवसागर विधानसभा की जनता अखिल गोगोई को अपना विधायक चुन लेती है। 21 मई 2021 यूएपीए के तहत असम की जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई पुलिस घेरे में विधानसभा पहुंचे। वो शिवसागर सीट से जीतने के बाद एक दिन की जमानत पर शपथ लेने आए थे, लेकिन जो पुलिस उन्हें विधानसभा लेकर आई वही उनके साथ धक्का मुक्की करती भी दिखी। दिसंबर 2019 में राजद्रोह का आरोप लगाए जाने के बाद से यूएपीए के तहत अखिल गोगोई जेल में हैं। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था और इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा के बाद ऊपरी असम के अलग अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ 12 केस फाइल कर दिए गए। 2020 में डिब्रूगढ़ के चाबुआ पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी के चांदमारी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए केस एनआईए ने अपने हाथ ले लिए और अखिल गोगोई के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की कई धाराएं जोड़ दी। लेकिन मंगलवार को विशेष एनआईए कोर्ट ने चाबुआ के मामले में अखिल गोगोई को बरी कर दिया। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन गॉट इंजर्ड बाय थ्रोइंग ऑफ अ स्टोन फाइल। जब कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की तो पुलिस थाने के प्रभारी अफसर घायल हो गए। गोगोई उस समय वहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। एंड सब्सिक्वेंटली यूएपीए वाज आल्सो। एनआईए ने बाद में चार्जशीट पेश की, लेकिन कोर्ट ने आज उस केस के सभी आरोपों से गोगोई को बरी कर दिया। जिस मामले में गोगोई बरी हुए वो 9 दिसंबर 2019 को चाबुआ में हुई हिंसा का है, जहां गोगोई मौजूद भर थे। लेकिन गुवाहाटी में 13 दिसंबर को नागरिकता विरोधी कानून के दौरान हुई हिंसा में तो गोगोई वहां थे ही नहीं। इसके बावजूद उन पर साजिश और आतंकी कार्रवाई को भड़काने के आरोप लगा दिए गए। एनआईए की विशेष कोर्ट के इस फैसले को गोगोई की जेल से रिहाई की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। साथ ही ये सवाल भी गहरे कर रहा है कि किस तरह से देश भर में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सरकार यूएपीए जैसे कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। अखिल गोगोई जी को पॉलिटिकली इनको ऐसे अंडर में रखा गया है और हम कोर्ट के ऊपर हम आस्था रखते हैं। हमारा विश्वास है कि कोर्ट जो अगला दिन की सुनवाई होगा, जो ऑर्डर होगा, अखिल गोगोई जी को मुक्त करेगा। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनआईए कोर्ट ने कहा कि अखिल गोगोई के भाषणों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगता हो कि वे हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण देने पर डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, जिसके कारण 7 महीने 10 दिन जेल में रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भाषण में भड़काने वाली बात कुछ भी नहीं है। नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, आसिफ तन्हा को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी नहीं है और ना ही आतंकी कार्रवाई है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की संगीन धाराएं लगा दी जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत आतंक की परिभाषा इतनी भी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि सामान्य अपराध को भी आप आतंकी धाराओं में डाल दें। देश की अदालत कह रही है कि आतंक की परिभाषा फिर से तय की जाए। सरकार को याद नहीं है कि प्रधानमंत्री भी यही बात कहते रहे हैं, यहां नहीं दुनिया के मंच पर। भारत ने सालों से यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया है कि आप
एक रिजोल्यूशन पारित कीजिए जिसमें डिफाइन कीजिए कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी देश है, कौन आतंकवादियों को मदद करते हैं, कौन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, कौन सी बातें हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। 21 जून को कपिल सिब्बल ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा वाले विशेष प्रावधानों में आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। बताया गया है कि किसी कार्रवाई को आतंकी कहने के लिए किन बातों का होना जरूरी है। मसलन घातक हथियार का होना चाहिए इस्तेमाल का, लोगों को आतंकित करने का मकसद होना चाहिए, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई कदम उठाने से रोकने के लिए होना चाहिए। सिब्बल कहते हैं कि यूएपीए में जो व्यापक परिभाषा दी गई है वह इससे मेल नहीं खाती है। जहां तक यूएपीए का सवाल है, यूएपीए में जो परिभाषा टेररिस्ट की दी है, टेररिस्ट एक्ट की दी है, वो रेजोल्यूशन 1456 से कहीं अलग है क्यों, और वही अधिकारों का, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर। इसका आज के दिन नतीजा ये है कि जो आम आदमी है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, जेएनयू में पढ़ता हो, कहीं और पढ़ता हो, उसके खिलाफ आप टेररिस्ट एक्ट लगा रहे हो। कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी गलत काम किया है। यही नहीं, किसी मामले में 4 साल तो किसी में 8 साल से आरोप पत्र दायर नहीं हुए हैं। आतंक के नाम पर एनआईए जैसी पेशेवर एजेंसी का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हो रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे ईडी का इस्तेमाल चुनाव के समय विरोधी दल के समर्थकों के यहां होता है। हमारे सहयोगी निहाल ने कर्नाटक से एक और रिपोर्ट भेजी है। यहां की जेलों में यूएपीए के तहत 27 ऐसे आरोपी 8 साल से बंद हैं, जिनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 17 अप्रैल 2013 की दोपहर बेंगलुरु में बीजेपी मुख्यालय के बाहर इतना तेज धमाका हुआ कि काफी दूर तक आवाज सुनाई दी। दफ्तर की सुरक्षा के लिए तैनात बस में बैठे 16 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोग विस्फोट में घायल हो गए। इस धमाके की जांच हुई तो क्राइम ब्रांच ने 2013 से 2016 के बीच 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तभी से ये सभी 27 लोग सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ सख्त यूएपीए कानून लगाया गया है। चूंकि धमाके में किसी की मौत नहीं हुई, ऐसे में अधिकतम सजा 7 से 10 साल की ही हो सकती है, लेकिन सजा तो तब होगी जब पहले आरोप तय होंगे और कोर्ट में केस चलेगा। लिहाजा ये सभी 27 लोग बिना ट्रायल के 8 सालों से जेलों में बंद हैं। Now the IO or investigating agency will motivate them. See, you are in custody for 8 years, plead guilty. So to tell the society that we arrested them, they have pleaded guilty, they are culprits. This is what is going to happen. 2008 में बेंगलुरु में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार मदली भी बगैर ट्रायल के 11 साल से जेल में हैं। उनके खिलाफ यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून लगाया गया है, जिसमें ट्रायल को पूरा करने की समय सीमा ही तय नहीं है। Terrorist organization means section 3 to 5 of UPA. There are 41 organizations. All Adivasis, Dalit minority organization. Not even one majoritarian or dominant class or corporate organization. Once an organization is declared, implicate them as a member of that organization. See, it is structured to keep the voice of dissent. यूएपीए के तहत गिरफ्तार हबीब मियां की किस्मत ने साथ दिया तो तकरीबन 4.5 साल बाद वो रिहा हो पाए। And as the High Court of Delhi pointed out, you cannot correlate instances which are normal law and order problems with instances which affect the defense of the country. Now, defense of the country has gone somewhere. They are using every opportunity to book a person under UAPA to settle political scores. यूएपीए के तहत एजेंसियों ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, उनमें से कौन मुजरिम है और कौन नहीं, ये हम नहीं जानते। ये सिर्फ अदालत ही तय कर सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ पहले आरोप तय हों और तभी ट्रायल शुरू हो सकता है। लेकिन 1 दशक बीत जाने के बाद भी
अगर आरोप तय नहीं किए जाते हैं, ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो जाहिर है कि ऐसे में जांच एजेंसियों के साथ साथ न्यायिक प्रणाली पर भी सवाल उठाए जाएंगे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल चिदवई, एनडीटीवी इंडिया। रिलायंस एनर्जी के लिए 20 साल तक काम करने वाले सैदुल सिंगा पांडा को 2018 में गिरफ्तार किया जाता है और यूएपीए लगा दिया जाता है कि वे आतंकी संगठन सीपीआई-एम के सदस्य हैं। सिंगा पांडा को किसी और की जगह गलती से गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत मिली है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संविधान के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा साहब। फैजान साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बहस शुरू की है कि आतंकवाद को परिभाषित करने की जरूरत है यूएपीए के तहत, हम यह भी जानना चाहेंगे कि सिब्बल साहब लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद को परिभाषित किया है, लेकिन वो यूएपीए की परिभाषा उसके सामने अस्पष्ट है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इतने सारे जजमेंट दिए हैं समय समय पर, इसकी कुछ परिभाषा या दायरे तो तय किए ही होंगे। रवीश, पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा आतंकवाद की परिभाषाएं हैं। कोफी अन्नान जब जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कोशिश की कि एक कन्वेंशन बन जाए टेररिज्म के विरुद्ध और एक डेफिनेशन यूनिवर्सल आ जाए आतंकवाद की, लेकिन इस पर देश विश्व के सहमत नहीं हो पाए। यह कहना सही नहीं होगा कि यूपा में अस्पष्ट डेफिनेशन या परिभाषा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शब्द टेररिज्म की तो कहीं परिभाषा नहीं है, शब्द टेरर की भी कहीं परिभाषा नहीं है। यूपा में जो उनका सेक्शन 15 है, उसमें टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा है और वो बहुत वाइड है। अगर उसके शब्दों को काउंट करूं तो तकरीबन 350 शब्दों में वो परिभाषा है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि अगर कोई भी आदमी जो है वो देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, संप्रभुता, इस सब के विरुद्ध है, या वो टेरर स्ट्राइक करता है, या ना आतंक फैलाता है या आतंक फैला सकता है, किस चीज से? बम से, डायनामाइट से, अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस से, पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस से, तो ये सब का सब आतंकवाद है। अब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक बात बहुत दिन से कहते रहे, लेकिन ये कि ऐसे हालात हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वही लॉ बताया जो सुप्रीम कोर्ट जमाने से कह रही है, लेकिन क्योंकि हम उस लॉ को भूल गए थे, इसलिए हमें लग रहा है कोई नई बात कह दी। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट यह कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ए.के. रॉय के केस में कह चुकी है 1982 में कि जब भी किसी क्रिमिनल स्टैट्यूट की, क्रिमिनल लॉ की परिभाषा दी जाएगी तो उसकी नैरोएस्ट पॉसिबल परिभाषा होगी और यह देखना होगा कि संसद किसको सजा देना चाहता था। अब अगर संसद जो है ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स को, ये छोटे मोटे चोर उचक्कों को नहीं सजा देना चाहता आतंकवादी की तरह, तो फिर पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो उनके ऊपर यूपा या टाडा या पोटा लगाती रहे। यह अलग बात है कि इन सारे लॉस का इस्तेमाल होता रहा। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कही कि किस चीज से आतंक होता है, कि भाई बम हो, कोई एक्सप्लोजन हो, कोई प्लेन हाईजैक कर लिया हो, इस तरीके की चीज होनी चाहिए। और फिर एक बात उन्होंने और खास ये कही कि अगर ये जो इतनी वाइड डेफिनेशन है जैसी कि है यूपा में, अगर इसको हमने नैरो नहीं किया तो फिर इसकी संवैधानिकता को अपहोल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। यानी अगर इन लॉस को संवैधानिक मानना है तो फिर उसको बिल्कुल नैरोएस्ट पॉसिबल डेफिनेशन देनी होगी। रवीश, एक 30 सेकंड में लूंगा। राम मनोहर लोहिया के केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 3 शब्द हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ये 3 सर्किल्स हैं। सबसे बड़ा सर्किल लॉ एंड ऑर्डर का है, उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर का सर्किल है और सबसे छोटा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का है। हो यह रहा है यूपा में कि हमारी पुलिस हर वायलेशन को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की वायलेशन समझती है, जबकि वो सिर्फ एक छोटी लॉ एंड ऑर्डर की या पब्लिक ऑर्डर की समस्या है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट पीयूसीएल के केस में, जिसमें पोटा की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, आतंकवाद की परिभाषा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि अगर संवैधानिक मूल्यों को पामाल किया जा रहा है, अगर धर्मनिरपेक्षता के फैब्रिक को बर्बाद किया जा रहा है और प्रिजुडिस और बाइगेटरी फैलाई जा रही है, तो यह आतंकवाद है। अगर यह परिभाषा आज लगाई जाएगी तो हमारे देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है वो आतंकवाद की परिभाषा के दायरे में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि समस्या अदालतों की दी गई परिभाषा में भी है, एक तरह से, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या फिर पहले की अदालतों ने जो कहा है। नहीं रवीश, क्या है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको भुला दिया। हमारे जजेस ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अनूप, वो क्या कह रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बेस्ड उनका जजमेंट है। अगर अदालतें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को फॉलो करती, तमाम केसेस हैं, करतार सिंह से लेकर याकूब मेमन तक वाला केस, याकूब मेमन में ये उन्होंने कहा कि भाई बम होना चाहिए, किडनैपिंग होनी चाहिए। अब ये जो सीएए के प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने कौन सा बम इस्तेमाल किया है, इन्होंने कौन सा डायनामाइट इस्तेमाल किया है, कौन सा प्लेन हाईजैक किया है? तो ये यूएपीए में जो संशोधन किया गया, पहले क्या था और बाद में क्या जोड़ा गया? क्या बाद में इसलिए जोड़ा गया कि ऐसे प्रदर्शनकारियों को आतंक की धारा में पकड़ा जा सकता है? रवीश, देखिए, यूपा जो है ये तो 1967 का कानून है और इसमें सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर करती थी अनलॉफुल। अब यह हुआ कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें सरकार ने अपने पास यह अधिकार भी ले लिया कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी घोषित कर सकती है। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे यहां शक्तियों का विभाजन है कि किसी को दोषी पाना जजेस का काम है, सरकार का काम नहीं है, वो हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स को बिल्कुल वायलेट कर दिया और सरकार किसको आतंकवादी घोषित करेगी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ रवीश कि एक्यूज और कन्विक्ट, इसका अंतर देश में समाप्त हो गया। आमतौर से पहले यह होता था कि जब एक जज किसी के विरुद्ध चार्जेस फिक्स कर देता था तब हम उसको अभियुक्त कहते थे, और जब उसके ऊपर चार्जेस साबित हो जाएं और उसको अदालत दोषी मान ले तब हम उसको कहते थे कि भाई इसको सजा याफ्ता दोषी माना जाएगा। अब जो है वो डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्योंकि किसी के ऊपर जैसे ही केस शुरू किया वैसे ही सरकार आपको आतंकवादी घोषित कर सकती है। तो फैजान साहब, इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट के जजमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी जांच करेंगे और ये भाषा ना भी हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस कानून की संवैधानिकता पर बहस होनी चाहिए बड़े संविधान पीठ वाली बेंच के द्वारा? देखिए रवीश, ये जो टाडा वाला केस था और पोटा, ये दोनों की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर चुकी है। प्रश्न सिर्फ इतना उठ सकता है कि ये दिल्ली का मामला जो था ये बेल का मामला था और इसमें लॉ के इंटरप्रिटेशन पे जज साहब ने बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पलटेगी, इसलिए क्योंकि यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दर्जन भर जजमेंट्स पर बेस्ड है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपने सारे पुराने जजमेंट्स जो हैं, वो चाहे करतार सिंह का हो, चाहे वो पीयूसीएल का हो या याकूब मेमन का हो, ये सारे जजमेंट्स भी कोर्ट को बदलने पड़ेंगे, तो उसकी पॉसिबिलिटी जरा मुझको कम लगती है। फैजान साहब, एक सवाल और है। हमने कई कहानियां बताई आज के शो में भी और पहले के शो में भी कि ये पैटर्न नजर आ रहा है कि जो राजनीतिक विरोधी हैं या जो व्यक्ति सरकार को पसंद नहीं है उसको यूएपीए के तहत डाल दिया जाए ताकि इसमें जमानत नहीं मिलती है। तो ये देखते हुए कि कोई पत्रकार है वो कवर करने जा रहा है, सिद्दीक कप्पन का केस है, वो ऑलरेडी 7 महीने जेल में रह चुका है, 8 महीने से ज्यादा जेल में रह चुके हैं कप्पन, और उनके ऊपर भी यूएपीए लगा हुआ है। तो क्या ये सिर्फ जमानत से रोकने के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में रख दिया जाए और जिस दिन बरी हो जाए तो हो जाए, फिर उस दिन कोई हेडलाइन नहीं, कोई डिबेट नहीं? आप सही कह रहे हैं रवीश। सुप्रीम कोर्ट को कोट कर देता हूं, करतार सिंह का 1994 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस जो है गैर जरूरी तौर पर टाडा के प्रावधान सिर्फ इस मोटिव से लगाती है कि जमानत ना मिले, और यह काम जो पुलिस करती है यह बिल्कुल गैर जरूरी है और गैर कानूनी है।
आप ये देखिए कि ये सिर्फ यूपा के बारे में नहीं है, जब कांग्रेस की भी सरकारें थी और टाडा लॉ था उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ। 70,000 लोग टाटा में अरेस्ट हुए 1985 से 1994 तक, और उनमें से सिर्फ 700 लोग जो है उनको सजा हो पाई। 1% से कम कन्विक्शन रेट है। यूपा में भी 2% के बराबर कन्विक्शन रेट है, और यह भी कन्विक्शन जो हो रहा है ये लोअर कोर्ट में हो रहा है। इसमें जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील होगी तो शायद ये लोग भी एक्विट हो जाते हों। तो बात बेसिकली ये है कि ये खराब रिकॉर्ड क्या बताता है कि ये कानून इस लायक नहीं है, या जांच एजेंसियां हमारी जो है वो सिर्फ लोगों को फंसाने के लायक हैं, आतंकवादियों को पकड़ने के लायक नहीं है? क्या साबित होता है? देखिए, दोनों बातें हैं रवीश। एक तो ये कि कानून से आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए समाज से अन्याय समाप्त करना होगा, गरीबी समाप्त करनी होगी, लैंड का सही डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अगर किसी को यह नहीं लगता कि उसके साथ जुल्म नहीं हुआ, वो कभी भी सुसाइड बमर नहीं बन सकता। अगर लोग सरकार की नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। दूसरी चीज आप ये देखिए कि गुजरात में अगर दूध की बड़ी कीमतों के लिए किसी ने प्रोटेस्ट किया तो उस पर टाडा लगा दिया गया। झारखंड में 82-83 साल की औरतों पे टाडा लगा दिया गया। 11-12 साल के बच्चों पर टाडा लगा दिया गया। तो ट्रेड यूनियन लीडर्स, डिसेंटर्स, किसी ने अगर डैम का विरोध किया, पॉलिटिकल डिसेंटर है, उन सब के विरुद्ध टाडा का भी इस्तेमाल होता रहा है, और अब यूपा का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यूपा जो है वो टाडा और पोटा दोनों से ज्यादा सख्त है, क्योंकि पोटा और टाडा दोनों में एक सनसेट क्लॉज था कि हर 2 साल बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे। पोटा में भी यह बात थी कि एक रिव्यू कमेटी होगी, वो देखेगी। अब जो है इसमें बिल्कुल बेल मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और आप सोचिए कितनी बड़ी शर्त है कि अभी एविडेंस आई नहीं है, और जज को यह लिखना पड़ेगा कि इस केस में क्योंकि दोषी नहीं पाया जा सकता इसलिए जमानत दे रहे हैं। मैं समझता हूं यह बहुत सख्त शर्त है। यह चाहे टाडा हो या पोटा हो या एनएसए हो, ये सारे ब्लैक लॉज हैं। ये रूल ऑफ लॉ कंट्री के लिए अच्छे नहीं हैं। हमारी अदालतों ने इनको अपहोल्ड किया और संवैधानिक पाया, ये एक दुख की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। मुझे नहीं लगता कि ये बहस अभी पूरी हुई है। इसे सेडिशन एक्ट के तहत भी करने की जरूरत है, और आजकल जो एफआईआर करने का जो दौर शुरू हुआ है उस संदर्भ में भी। लेकिन आज के लिए वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का। मुंबई के मलाड इलाके में स्थित अंबेडकर नगर के लोग करीब 2.5 दशक से अपने पुनर्वसन का इंतजार कर रहे हैं। प्लास्टिक और लकड़ी के घरों में रह रहे लोगों के पास ना ही बिजली की सप्लाई है और ना पानी की। 2019 में भारी बारिश से दीवार ढहने से यहां 31 लोगों की मौत हुई, लेकिन तब भी कुछ नहीं बदला। सोहित की यह रिपोर्ट देखिए। मुंबई के मलाड इलाके में संजय गांधी नेशनल पार्क से सटकर बसा ये अंबेडकर नगर है। प्लास्टिक और लकड़ियों को जैसे तैसे जोड़कर बनाए गए इन कच्चे आशियानों में लोग करीब 30 सालों से रह रहे हैं। 1997 में ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ के कुल 25,000 परिवारों को कहीं और बसाने का आदेश दिया था, लेकिन 2.5 दशक बाद भी करीब 13,000 परिवार यहीं पर रहने को मजबूर हैं, वो भी बिना किसी बुनियादी सुविधा के। 1 जुलाई 2019 की रात भारी बारिश के कारण यहाँ दीवार ढहने से 31 लोगों की मौत हुई थी। तब एक बार फिर इनके पुनर्वास का मुद्दा उठा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में ये लोग तमाम खतरे उठाते हुए भी यहीं रहने को मजबूर हैं। कहाँ जाके रह सकते हैं सर? अभी पहले से यहाँ रहते आए हैं। हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ से बड़े भी हो गए यहीं पर, इसी जगह पे, और हम लोग अभी जाएंगे कहाँ सर? श्रीराम कदम सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, लेकिन फिलहाल इनके पास नौकरी नहीं है। जब भी भारी बारिश होती है, जंगलों से आने वाला पानी ढाल पर तेज रफ्तार से बहते हुए इनके घरों में आ जाता है। 1997 में जब हाईकोर्ट ने पुनर्वास का आदेश दिया था, तो सरकार ने प्रति परिवार 7,000 रुपए लिए, लेकिन फिर भी पुनर्वास के लिए कुछ नहीं हुआ। ये इलाका वन विभाग के तहत आता है, लिहाजा सरकार न इन लोगों को बिजली सप्लाई करती है न पानी। ऐसे में अवैध तरीके से
ज्यादा पैसे देकर वो दलालों के जरिए ये सुविधा लेने को मजबूर हो जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ना शौचालय की। शौचालय तो जो बहनें जो है, माता पिता है जो है, उस खुले शौच में जाती है। ये बम्बई जैसे स्थान पर बहुत शर्म की बात है। 2019 के हादसे में किरण गुप्ता का पूरा परिवार तेज पानी के बहाव में बह गया था, लेकिन इनकी जान बच गई। उनके ही घर में 2 अन्य लोगों के शव मिले जो बह कर आए थे। घर तहस नहस हो गया था, फिर भी वो यहीं रहने को मजबूर हैं। डर लगता है, वही जो हुआ था 2019 को, वही डर लग रहा है कि फिर वैसे ही होएगा। बच्चे एकदम डर के बैठ जाते हैं। हम लोग को खुद ही नींद नहीं आता है। जहाँ रात को जोर से बारिश हो, हम लोग चुपचाप बैठ जाते हैं डर के मारे। आज बाहर खड़ा होकर देखेंगे कितना पानी तक भरा, कहाँ तक पानी आया, देखते रहते हैं। बहुत डर लगता है ये। फिर भी आप यहीं रह रहे हैं? वही मजबूरी है, कहाँ जाए। इस पूरे मामले में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से जुड़े बिलाल खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने बीएमसी से सर्वे कर अगली सुनवाई में हालात के बारे में जानकारी देने कहा है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि 1997 से न जाने कितने बार ऐसे सर्वे हो चुके हैं, उसके बाद कुछ होता ही नहीं। ये सब मुझे लगता है इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शहर के सबसे गरीब लोग हैं। उनकी जो आवाज़ है वो दब जाती है उनकी गुर्बत की वजह से, क्योंकि उनके पास कोर्ट में जाने का एक्सेस नहीं होता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि वहाँ रहने वाले लोग घरेलू कामगार हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं। इनकी औसतन इनकम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये महीना होती है परिवार की। वो परिवार अभी आज के टाइम पे अगर आप किसी भी छोटे से छोटे वकील से भी मिलने जाएंगे हाई कोर्ट में, तो हज़ारों रुपए में फीस जाती है। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आज के टाइम पे न्याय मांगना बहुत ही महंगा हो गया है। 2019 के हादसे में जो तेज बहाव से पानी बहा था, उसके बाद ये रास्ते बने थे और तब से अब तक जब भी भारी बारिश होती है, यहाँ से बड़े पैमाने पर जो पानी का बहाव है वो होता हुआ जाता है। लेकिन इसके बावजूद लोग इसके आसपास घर बनाकर रहने को मजबूर हैं। ज़रूर ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालत की ओर से इनके लिए आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन उन आदेशों को ज़मीन पर लागू करने में काफ़ी समय लग जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।